नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल और स्टडी ऐप पे भी आप जुड़ सकते हैं। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। पॉलिटी की सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। अभी तक हम जो है 14 लेक्चर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो सारे के सारे लेक्चर आप देख पाएंगे। ये बुक हम कर रहे हैं जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें छठी से लेकर 12वीं तक एनसीईआरटी की पॉलिटी कवर कर रहे हैं। इसके अंदर हम बात करें तो टोटल है वो 16 लेक्चर है, 16 लेक्चर हैं, जिसमें से अभी तक हम 11 लेक्चर है वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज लेक्चर नंबर 12 जो चैप्टर है ये, और लेक्चर नंबर 15 है जो जुडिशरी से रिलेटेड है, जो भारत की न्यायपालिका है उस पर आधारित ये लेक्चर होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस मोटिवेशन के साथ कि खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है यारो, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। तो बिल्कुल आप निराश ना हो। आपने पहले भी एग्ज़ाम दिए होंगे, आपको जो है सफलता ना मिली है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम, एसआई का, कमांडो का, ग्राम सचिव का, पटवारी का, एचसीएस का, सभी एग्ज़ाम आगे जो हैं आने वाले हैं। कुछ शेड्यूल जारी हो चुके हैं और जल्दी ही विद इन 2 and 3 मंथ आपके एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएंगे। तो जल्दी से अपनी कमर कस लीजिए और तैयारी को जो है बड़े ही अच्छे तरीके से आप जो है कर लें, ताकि आपको सफलता निश्चित मिले। ऐप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, टारगेट विद गोस्वामी लिखिए और ऐप डाउनलोड, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का आप सारा का सारा मैटर है वो पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर पाएंगे और जो भी कोर्स है वो आप वहाँ पर ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो चैप्टर की हम बात करेंगे, चैप्टर का नाम है भारत की जो भारतीय न्यायपालिका है, द इंडियन जुडिशरी है, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी रूपरेखा इसके बारे में बता देता हूं। देखिए, भारतीय जो शासन प्रणाली का तीसरा जो हिस्सा माना जाता है वो माना जाता है आपका न्यायपालिका। किसको मानते हैं? न्यायपालिका को, जुडिशरी को। ये तीसरा हिस्सा है, ठीक है। भारत की जो शासनीय प्रणाली है वो क्या है? संघीय है, ठीक है, संघीय है। किंतु न्यायपालिका है वो जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, मतलब एकीकृत है। एकीकृत से हम क्या समझेंगे कि इसका मतलब ये होता है कि देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट आप देख पाएंगे कि दिल्ली के अंदर है, एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। केंद्र की बात करें चाहे राज्यों की बात करें, सभी के लिए अलग अलग सुप्रीम कोर्ट नहीं है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। एक ही सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय जिसे हम बोलते हैं, वो एक ही शिखर है। लेकिन इसके अलग अलग उसके नीचे क्या होते हैं? हाई कोर्ट होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं हम जिसे, जिला न्यायालय होते हैं। तो इस प्रकार से जो है जिला न्यायालय का जो प्रधान वो होता है, कौन होता है? वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज होता है। जो हमारा न्याय संगठन जो बनाया गया है वो एक त्रिभुज की तरह है, ठीक है। इसको हम समझे किस प्रकार से, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, आप देख पाएंगे कि ये एक त्रिभुज बना रहा हूं मैं इस प्रकार से। अब देखिए, ऊपर ही ऊपर का जो हिस्सा हम बात करें तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट होता है। उसके बाद हम बात करें, वो सुप्रीम कोर्ट हमारा एक ही है। इसके बाद हम बात करेंगे तो ये हो गया हाई कोर्ट हो गया, जो अभी कितने हैं? 25 हाई कोर्ट है ना। इसके बाद जो होते हैं वो क्या होते हैं? जिला न्यायालय होते हैं, ठीक है। उसके बाद जिला न्यायालय होते हैं और फिर होते हैं मुनिसिफ न्यायालय, ठीक है। हर जिले में एक होता है जिला न्यायालय, और मुंसिफ न्यायालय हैं वो हर जिले में अनेक होते हैं। और लास्ट में हम बात करें वो होगी आपकी पंचायत, होगी न्याय पंचायत। गांव में एक होती है ना पंचायत। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज के आकार में ये हमारा जो न्यायालय है वो बना हुआ है, ठीक है। तो अब प्रश्न की शुरुआत करते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय के जो हम बात करें, भारत में
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट की जहां हम बात करें, उसके अंदर कोई भी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, वो क्या क्या सारी बातें हम इसमें डिस्कस करना। भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। वह एक पारंगत अधिवेता होना चाहिए। तो इनमें से अनिवार्य नहीं है, आपसे पूछा है। तो पहली बात तो है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात ठीक है। 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है। आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, संविधान का जो आर्टिकल 124 है, अनुच्छेद 124, आर्टिकल 124 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है, नियुक्त होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें बात करें। एक तो वो भारत का नागरिक हो, पहली बात तो यही होनी चाहिए। दूसरी बात, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक जो है वो न्यायाधीश जस्टिस रहा हो। कम से कम 5 जो है, कम से कम जो है हम बात करें 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता, एडवोकेट रहा हो। देखो, यहाँ पर अधिवक्ता दे रखा है और वहाँ पर ऊपर 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, वो ये लाइन इसमें नहीं है जैसे ऑप्शन में। तो वो 5, कम से कम 2 ऐसे जो है उच्च न्यायालय हों जिनमें वो 5 वर्ष तक जज रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। और हम बात करें इसके अंदर 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम मतलब अधिवक्ता मतलब एडवोकेट रहा हो, ठीक है, समझ आ गया। राष्ट्रपति की राय पे जो है एडवोकेट राष्ट्रपति की राय पे जो है वो है पारंगत विवेकता होगा, ठीक है। तो ये भी राइट है, तो ये गलत है इसमें 35 वर्ष वाला, ठीक है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित किए जाते हैं, मतलब उनको जो सैलरी मिलती है और जो स्टाइफंड मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक से, वित्त आयोग से, भारत के संचित निधि पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है वो है आपका भारत का संचित निधि। यहीं से जो है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनको वेतन और जो उनको भत्ते मिलते हैं वो यहीं से मिलते हैं, ठीक है, संचित निधि से मिलते हैं। और जो उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य का जो संचित निधि, अब इसमें भारत लिख रखा है लेकिन अलग अलग स्टेट की हम बात करें जहां पर हाई कोर्ट है तो वहां पर जो उनका जो राज्य का संचित निधि होता है वहां से उनको पेंशन दी जाती है, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम, मतलब सैलरी है उनको कहाँ से मिलती है? स्टेट वालों को, हाई कोर्ट वालों को स्टेट का संचित निधि से, और जो सुप्रीम कोर्ट है उनको जो भारत का संचित निधि से मिलती है, ठीक है भाई। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड के न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने पर रोक है? जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस होते हैं उनके लिए कहाँ पर वकालत करने पर रोक है, ये आपसे पूछा गया है। उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालयों से नीचे किसी भी न्यायालय में, या किसी भी फौजदारी अदालत में, ये आपसे पूछा गया है। तो भारत के किसी भी न्यायालय में, देखिए संविधान का आर्टिकल 124(7) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष वकालत का कार्य नहीं करेगा, ठीक है। प्लीड ऑफ एक्ट बोलते हैं जिसे, वो कहीं भी नहीं करेगा, किसी भी न्यायालय में नहीं, ठीक है, रोक होगी उसके ऊपर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही साबित कदाचार अथवा क्षमता के आधार पर
किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, विशेष बहुमत से संसद के दोनों सदनों द्वारा। तो राइट आंसर होगा संसद के जो दोनों सदन हैं उनकी सिफारिशों पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। देखिए उच्चतम हम बात करें, उच्च न्यायालय की बात हो रही है यहाँ पर। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं को आधारों और प्रक्रियाओं के आधार से हटाया जा सकता है, जिससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है उनके पद से जो है मतलब साबित कदाचार होता है, प्रोवर्ड मिसबिहेवियर बोलते हैं जिसको, और असमर्थता या अक्षमता बोलते हैं जिसे, इनकैपेसिटी के आधार पर हटाया जा सकता है। इसका जो उल्लेख है वो हमारे संविधान के आर्टिकल की हम बात करें, आर्टिकल 124 के अंतर्गत जो है किया गया है। इसका प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत, मतलब 2/3 बहुमत से जो है इसको पारित किया जाएगा, और इसके बाद जो है राष्ट्रपति के अनुमति के लिए उनको भेजा जाता है, रखा जाता है सेशन में, और फिर इनको हटाया जा सकता है। ये प्रोसीजर होता है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो नीचे भी दिया गया है कि कहाँ कहाँ जो है इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो हम बात करें इसके अंदर जो है आपका राइट आंसर होगा वो होगा केवल 2 और 4 में, मतलब 2 मतलब मेघालय और त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, मेघालय और त्रिपुरा में 2013 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। समझ गए आप? ठीक है, तो हम बात करें इसके क्वेश्चन की थोड़ी सी और डिटेल के हम बारे में हम बात करें तो जो अधिनियम 1971 है, संशोधन करके मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा राज्यों के लिए मार्च 2013 में, ये आपको ऑप्शन में दे रखा है ना, मार्च 2013 में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। पहले पूर्वोत्तर के 7 राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आते थे। गुवाहाटी असम सुना होगा आपने, परंतु नए उच्च न्यायालयों की स्थापना के पश्चात अब केवल असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इसके क्षेत्र अधिकार में आते हैं। ठीक है, गुवाहाटी वाले में कौन सा हो गया? एक तो असम खुद हो गया, फिर नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, समझ आ गया? चलिए ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको HCS में देखने को मिलेंगे। ठीक है, या फिर नायब तहसीलदार, या फिर UPPCS एग्ज़ाम होता है, या फिर MPPCS का जो एग्ज़ाम होता है, स्टेट के जितने भी जैसे RS का एग्ज़ाम होता है, तो इन सभी में आपको जो है देखने को मिलते हैं। अब आपको सुमेलित करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब दे रखा है पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप है, और जो दमन दीव है। अब देखिए, अब हमारे 28 तो स्टेट हैं और अभी 8 UT हैं, तो जो दमन दीव है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव अब मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले हम देखें कि पुदुचेरी है वो मद्रास के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मद्रास। पुदुचेरी है वो मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। फिर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो ये किस में आता है? ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। फिर यहीं पर हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप है वो किसके अंतर्गत आता है? केरल के अंतर्गत आता है। ठीक है, केरल के अंतर्गत आता है। और यहीं पर हम दमन दीव की बात करें तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट है जो उसके क्षेत्र अधिकार में आता है। तो इसके अंदर ऐसे हम मिला के देखेंगे तो ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुश्री सुजाता मनोहर ये तो नहीं थी, सुश्री रूपा पाल ये भी नहीं थी, सुश्री एम फातिमा बीबी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा एम फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। इनका जो कार्यकाल है वो हम बात करें 6 अक्टूबर 1989 से लेके 29 अप्रैल
1992 तक रहा। ठीक है। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्य भी बनी थी। ये कौन? एम फातिमा बीबी। 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बना, उसकी सदस्य भी बनी थी एम फातिमा बीबी। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है, ऐसा किस आर्टिकल के तहत प्रावधान है? तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। और तो राइट होगा आपका ये आर्टिकल 323A या कै बोल सकते हो आप। इसके अंतर्गत जो है आर्टिकल 323 कै के द्वारा जो है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो संविधान का जो भाग 14 है में और आर्टिकल 323 कै और ख में जो है ट्रिब्यूनल का उल्लेख किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। जो ये ट्रिब्यूनल को जो चैलेंज करने का जो हम बात करें, ये कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। संविधान का आर्टिकल 323 के अंतर्गत संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वह संघ तथा राज्य की लोक सेवाएं, पब्लिक सर्विस की सेवा शर्तों से संबंधित विवादों के निपटारा, मतलब जो भी विवाद होंगे उनका जो भी निपटारा होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रावधान कर सकती है। तो ऐसा चुनौती दी जा सकती है इसको सुप्रीम कोर्ट में, याद रखना। आर्टिकल 323 कै और इसमें 323 ख भी यूज होता है। ठीक है। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री। अब जिला न्यायालय है, इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। मुख्यमंत्री, विधि मंत्री, राष्ट्रपति। तो जिला न्यायालय की हम बात कर रहे हैं जहाँ तक, तो जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जस्टिस होते हैं, उनकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है। उस राज्य के उच्च न्यायालय से, जो उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात, मतलब उनसे जो है डिस्कस होता है पहले उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में, और उसके बाद ही जो है आर्टिकल 233 के अनुसार कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा, मतलब तभी वो एप्लीकेबल होगा, या मतलब उसकी क्वालिफिकेशन क्या आधारित है? कम से कम वो 7 वर्ष तक एडवोकेट रहा हो, 7 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। उच्च न्यायालय के अधीन एवं उसके नियंत्रण में कार्य करने वाले न्यायाधीशों को अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। इसका उल्लेख संविधान के भाग 6 में है और अनुच्छेद 233 से लेके 237 तक किया गया है। जिला न्यायालय 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्रिमिनल कोर्ट होता है, जिसे हम आपराधिक न्यायालय बोलते हैं, और एक होता है सिविल कोर्ट, जिसे हम दीवानी न्यायालय कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। एक तो क्या होता है? क्रिमिनल कोर्ट होता है, आपराधिक न्यायालय होता है, एक दीवानी न्यायालय होता है, सिविल कोर्ट होता है। निम्न में से कौन सी रीट ऐसी जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। बताइए। तो परमादेश होता है। ठीक है। जो सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है, ठीक है, परमादेश बोलते हैं हम। आदेश मतलब इसमें क्या होता है? परमादेश होता है कि हम आदेश देते हैं। ठीक है। इसके तहत क्या होता है? न्यायालय ऐसे किसी भी सार्वजनिक अधिकारी तथा न्याय निकायों आदि के विरुद्ध आदेश जारी कर सकता है। ठीक है। रीट समझ आ गया आपको? क्लियर है भाई? चलिए, रीट है वो जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 में है। ये तो होगी उच्च न्यायालय की, और यदि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को तो आर्टिकल 32 में आता है। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? ठीक है, बंद असंवैधानिक है, इस पे हम बात करेंगे। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, ओडिशा। तो राइट होगा आपका केरल। भारत कुमार बनाम केरल राज्य का यह मामला था। भारत कुमार बनाम केरल,
केरल राज्य के बीच ये मामला था 1997 का। में केरल जो उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। निर्णय दिया गया कि बंद का अधिकार आर्टिकल 19 में, ठीक है, कै में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स नहीं है ये, ठीक है, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, बंद, ठीक है, याद रखना। तो ये केरल राज्य और एक व्यक्ति था भरत कुमार, उसके बीच का मामला था ये। भरत कुमार था, भारत नहीं, भरत कुमार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने उच्चतम न्यायालय से के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? मतलब ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष के पद पर है। एम हिदायतुल्ला, के एस हेगड़े, सुब्बाराव, पी एन भगवती। तो न्यायमूर्ति जो के एस हेगड़े है, बी राइट होगा आपका इसमें। ये जो बंदा है, ये जो है 1967 मतलब 17 जुलाई 1967 से 30 अप्रैल 1973 तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पे रहा और 1977 से लेके 21 जुलाई 1977 से लेके 21 जनवरी 1980 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष का पद पे भी रहा था, ठीक है, अध्यक्ष भी रहा। अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है केवल मूल क्षेत्राधिकार, केवल परामर्श क्षेत्राधिकार, अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार, मूल अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार। तो इसके अंदर हम बात करें, मूल अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान द्वारा व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किए। जैसे मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जो है क्षेत्राधिकार, उसके अंतर्गत केंद्र राज्य विवाद हो या 2 से 2 अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो, वो आदि हो गया। फिर हम बात करें जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है, उसमें उच्चतम न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ है नहीं। उसे संवैधानिक, दीवानी, दंडिक आदि विषयों में उच्च न्यायालय का निर्णय के विरुद्ध अपीलें सुनने का अधिकार है, ठीक है। बाकी एडवाइजरी क्षेत्राधिकार भी होता है, सलाहकारी बोलते हैं जिसे। और इसके साथ साथ हम बात करें, राष्ट्रपति किसी विशेष परिस्थिति में उच्चतम न्यायालय से जो है कंसल्ट कर सकता है, परामर्श मांग सकता है। तो मूल, अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार सारे हो गए इसमें। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो हम बात करें इसका आशय क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं जो अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। तो इसके अंदर हम बात करें, ए जो है आपका ये राइट होगा, ठीक है। संविधान का आर्टिकल जो है 129, आर्टिकल 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य क्या होता है? उच्चतम न्यायालय के निर्णय साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं, मतलब एविडेंस के रूप में रखते हैं, तथा भारत में सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होते हैं और न्यायालयों को अपनी अवमानना, कंटेम्प्ट के लिए जो है दंड देने का अधिकार है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करें, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो कौन करता है भाई? भारत का मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर विधि अधिकारी। विधि का मतलब होता है यहाँ पर कानूनी मंत्री, ठीक है। तो राइट होगा इसमें आपका राष्ट्रपति। संविधान का जो आर्टिकल 126 है, 26 के अनुसार जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, खाली हो, मतलब कोई चीफ जस्टिस ना हो, तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश में से किसी एक को, मतलब कोई भी जो भी सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं उनमें से एक बंदे को जो है कार्यवाहक के रूप में, मतलब एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्ति देता है। कौन देता है? राष्ट्रपति देता है, ठीक है। समझ आ गया? क्लियर है? चलिए
तो ये तो जो है हम बात करें, ये पार्ट 1 था। इसमें एक और लेक्चर होगा जो द इंडियन जुडिशरी है, इसमें एक लेक्चर और होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपका जो है रिप्लाई करूँगा। ऐप आप ज़रूर डाउनलोड कर ले, वहाँ पे आपको बहुत सारा हर सब्जेक्ट वाइज जो है स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर बेस्ट से बेस्ट मिलेगा। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर लें, जीके बाय गोस्वामी सर, इंस्टा पे आप फॉलो कर लें। यहाँ पर भी आप मुझे मैसेज करके कोई भी किसी भी बारे में आप अपनी जो है स्टडी रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, ये मेन चैनल है टेलीग्राम का। इसको कैसे, @गोस्वामी सर, GOSWAMI, ये आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, आपको यहाँ लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जुड़ सकते हो। ठीक है। इसके साथ साथ यदि आप अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहते हो, डेली आप चाहें कि दिन में आपको 7-8 सब्जेक्ट रिलेटेड क्विज़ आपको मिले, क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, तो आपको @HSSC क्विज बाबा, यहाँ पर आपको डेली 8 क्लास मिलेंगी, जिसमें आपको जो अच्छे अच्छे क्विज़, जिसमें नेशनल करंट अफेयर होंगे, HSSC प्रीवियस ईयर होंगे, ठीक है, करंट अफेयर तमाम जो है जीके रिलेटेड टॉपिक वाइज यहाँ पर कवर होंगे। और इन सभी पॉलिटी की जो लेक्चर हैं वो आपको मिलेंगे NCERT पॉलिटी, ठीक है। यहाँ से आप सारे के सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं और सारे लेक्चर यहीं पे अपलोड हो चुके हैं। अभी तक 14 हो चुके हैं, PDF भी आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी प्रकार का आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।